प्रहलाद गुंजल ने ट्वीट कर बीजेपी छोड़ने का इशारा किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि याचना नहीं, अब रण होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन्स को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर दिए हैं और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के दरवाजे चले गए हैं और अब वहां जाकर गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तारीख दर तारीख ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे अब तक 9 समन जारी कर दिए गए। नवंबर से सिलसिला शुरू हुआ और अब अगले यानी कि इस साल तक आ चला है, मार्च तक हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। आपको तारीख दिखाते हैं। पहला समन जारी हुआ 30 अक्टूबर, उससे भी पहले जो मैं आपको तारीख बता रही थी तो उससे भी पहले चले गए। 30 अक्टूबर 2023 को पेशी की तारीख 2 नवंबर 2023 को दी गई। उसके बाद दूसरा समन जारी हुआ 18 दिसंबर 2023 को, पेशी की तारीख इनको दी गई 21 दिसंबर, नहीं गए, मना कर दिया, राजनीतिक कारणों से समन दिया गया, हम नहीं आएंगे। तीसरा समन 22 दिसंबर को दिया गया, 3 जनवरी इनको तारीख दी गई, फिर कहा इन्होंने कि आप ये सुयोजित तौर से कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। चौथा समन दिया गया इनको, चौथे समन पर भी ये कहते हैं राजनीतिक समन है, हम नहीं आएंगे। चौथा समन 12 जनवरी को दिया गया, 18 जनवरी को पेशी की तारीख इनको दे दी गई। पांचवा समन 31 जनवरी 2024 को दिया गया, पेशी की तारीख 2 फरवरी की दी गई, गैर हाजिर रहे। छठा समन भी 14 फरवरी को दिया गया, पेशी की तारीख 19 फरवरी को दी गई, तब भी इन्होंने ये कह दिया कि ये बीजेपी करा रही है, हम नहीं जाएंगे। सातवां समन 22 फरवरी 2024 को, पेशी की तारीख 26 फरवरी 2024 को दी गई। आठवां समन 27 फरवरी 2024 को, पेशी की तारीख इसी महीने की 4 मार्च को दी गई, नहीं गए। और अब ये 9वां समन है 21 मार्च 2024, यानी कि कल की उनकी पेशी की तारीख, लेकिन उससे पहले वो हाईकोर्ट चले गए हैं और वहां जाकर अब इस पूरे मामले पर सुनवाई आज होनी है। लेकिन बार बार एक ही आप ये दे रहे हैं कि ये संबंधित है बीजेपी से, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। डीआरआई ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट को पकड़ा है। एयरपोर्ट से एक विदेशी महिला के पास 10 किलो ड्रग्स मिले हैं, जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रॉली बैग में 100 करोड़ के ड्रग्स को छिपा कर ले जाया जा रहा था, जिन्हें पकड़ लिया गया है। बीएचयू के बवाल का मामला, जहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुंदरकांड का पाठ करने पर विवाद हो गया। सुंदरकांड पाठ के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। ये झड़प धक्का मुक्की तक में तब्दील हो गई, जहां छात्रों ने बाद में जमकर विरोध किया। दरअसल मामला यह है कि विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस की खाली सीटों की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से धरना दे रहे थे। धरने के दौरान छात्रों ने साउंड बॉक्स लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और इस दौरान छात्रों का आरोप है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने पाठ के दौरान माइक बंद कर दिया और छात्रों के साथ धक्का मुक्की कर गई, जिसके बाद ये सभी चीजें सामने आई हैं। उसके बाद हम लोग 25 दोहा पढ़ चुके थे, अचानक वो आए और कहें कि क्या मोजरा हो रहा है। हम लोग की माइक वहां से बंद किए, फिर वहां से छीन लिए। एक किताब देखिए हमारी फाड़ दिए पकड़ के, अगर मैं न रखा होता तो एक किताब नोच देते। और इन्होंने पूरा कहा कि हिंदुओं का घर बनाए हो क्या, ये तुम्हारे बाप का विश्वविद्यालय है कि हिंदुओं के बाप का विश्वविद्यालय है। और हमारी पूरी किताबें छीन डाली इन्होंने और माइक बंद कर दिया। उसके बाद जब हम लोग प्रतिरोध करने लगे तो अब किनारे खड़े और माइक लगाने दिए। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार की पिटाई के मामले को लेकर बवाल बढ़ गया। 2 रोज पहले उस दुकानदार की पिटाई की गई थी। आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने हनुमान चालीसा बजाने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी के विरोध में वहां हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। तस्वीरों में दिखा कि मुकेश नाम के उस दुकानदार की दुकान के बाहर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भगवा झंडों के साथ पहुंचे लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। उस दुकान के सामने वाली सड़क पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि किसी को पैर रखने की भी जगह न मिले। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने उनसे सड़क पर बैठकर धरना देने की अपील की। तेजस्वी सूर्या काफी देर तक लोगों को शांत रहने और बैठने के लिए हाथ से इशारा करते रहे। एक बार तो उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऊपर उठा लिया ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी बात पहुंच जाए, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब लोग शांत नहीं हुए तो तेजस्वी सूर्या खुद ही धरने पर बैठ गए।
महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा एम माइग्रेंट यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे और शिवसेना ने ये बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। और फिर इन्हीं 3M ने बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहेब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहेब ठाकरे का यह दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हर जिले हर कस्बे में बाला साहेब ठाकरे की बातों को मंच से पहुंचाते थे। और कहा जाता है कि यही बात तब की शिवसेना के नेताओं को खलने लगी, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा था कि अगर राज ठाकरे को न रोका गया तो बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना पर उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। और बाला साहेब ठाकरे के दौर में शिवसेना की दूसरी लाइन के नेता राज ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे। और कहा जाता है इसी वजह से राज ठाकरे को जितना हो सके रैलियों में व्यस्त रखा जाता था और जब टिकट बंटवारे की बात आती थी तो शिवसेना के यही नेता राज ठाकरे और उनके समर्थकों को ठेंगा दिखा देते थे। लेकिन राज ठाकरे को यह बात समझने में काफी वक्त लग गया। शिवसेना के नेताओं को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर उन्हें राज ठाकरे को रेस से हटाना है तो उन्हें ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को ही पिक्चर में लाना होगा। और उनकी इसी प्लानिंग के तहत उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम आगे आया। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उद्धव कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के नेताओं ने बाला साहेब ठाकरे को उद्धव के लिए मना लिया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को यह भरोसा दिलाया कि शिवसेना को नए ढंग से चलाने का काम सिर्फ उद्धव ही कर सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे तो हूबहू बाला साहेब ठाकरे की तरह ही पार्टी को चलाना चाहते थे। इस पर भी बड़ी बात यह थी कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भतीजे थे, जबकि उद्धव उनके अपने बेटे थे। माना जाता है कि एक वजह यह भी रही कि बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे के ऊपर अपने बेटे उद्धव को चुना। और जब बात किसी एक को चुनने की आई तो राज ठाकरे को झटका लग गया। इसके आसार तो महाराष्ट्र में 1999 में हुए विधानसभा चुनाव से दिखने लगे थे। शिवसेना में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दो धड़े साफ साफ नजर आने लगे थे, लेकिन 2002 में बीएमसी यानी मुंबई के नगर निगम के चुनाव में यह खटास खुलकर सामने आ गई थी और राज ठाकरे ने अपने चाचा और भाई के खिलाफ बगावत कर दी और बाला साहेब ठाकरे तो मानो इसी ताक में बैठे थे। 2002 में राज ठाकरे ने तेवर दिखाया और अगले ही साल उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब जिस कुर्सी के लिए राज ठाकरे ने अपने तलवे घिसे, बाला साहब ठाकरे ने उस कुर्सी पर अपने बेटे को बिठा दिया। और कहा जाता है कि इसी बात ने राज ठाकरे के सब्र का बांध तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और ठाकरे परिवार की खटपट बढ़ती ही चली गई। इसके बाद साल आया 2005, जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया और अगले साल यानी 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और तब उन्होंने ये दावा भी किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। मतलब इशारों इशारों में उन्होंने उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगा दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहेब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे, उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहाँ तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहेब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई।